Morning all of you. Today we will discuss about Memorandum of Association. जब भी कोई कंपनी स्टार्ट की जाती है उसके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाने ज़रूरी होते हैं। उन्हीं में से एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज इट्स चार्टर and define the limitation and power of company established under the act. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबमिट करवाए बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिमिटेशन, जो उसके लिमिटेशन मीन जो कंपनी के वर्किंग एरिया में नहीं आती जो चीज़, और कंपनी की पावर, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी को कौन सी चीज़ करना अलाउड है, कौन सा उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस चीज़ को अलाउड करता है कि कंपनी के कार्य क्षेत्र के, कंपनी के काम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ डिफाइन होता है। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी की बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है उसके अंदर रहते हुए उस बाउंड्री के अंदर ही, विद इन दिस बाउंड्री कंपनी को वो सारा काम करना होता है। अगर कंपनी उस बाउंड्री के बाहर जाके कोई काम करती है तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी, बल्कि कंपनी के जो जिसके ऊपर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जिस पर्सन के, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर होंगे, वो पर्सनली लाइबल होंगे, कंपनी के मेंबर लाइबल होंगे। कंपनी उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगी। कंपनी वही काम कर सकती है। और सेकेंडली जो कंपनी के साथ कंपनी वही ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ मेंशन की गई है, कंपनी के जो आउटसाइडर कंपनी से रिलेटेड पर्सन है, मींस कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं या क्रेडिटर हैं आउटसाइडर, या कोई भी अदर पर्सन जो कंपनी के साथ किसी भी तरह की डील कर रहा है, कोई भी एग्रीमेंट कर रहा है, वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन कंपनी के काम का पता है उसको कि कंपनी किस काम को करेगी। ये मान लिया जाता है कि अंडरस्टूड किया जाता है इस चीज़ को। अगर फिर भी वो काम, वो पर्सन, आउटसाइडर पर्सन कंपनी के साथ ऐसी कोई डील करता है या ऐसा कोई काम करता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा गया, तो उसके लिए वो खुद लाइबल होगा। उसके लिए वो कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट में। मीन्स कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ये माना जाता है कि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ जो डील कर रहा है, चाहे वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, या कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी का सप्लायर हैं, कोई भी है, वो ये माना जाता है कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ा है और पढ़ने के साथ अच्छे से समझा है। उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ क्लियर है, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज दिए गए हैं वो भी उसको क्लियर है, और उसी क्लोज के अकॉर्डिंग वो कंपनी के साथ डील कर रहा है। बट फिर भी अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही नहीं आते, मतलब कोई भी कंपनी के साथ ऐसे डील करता है, कंपनी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, उसको व्यर्थ माना जाएगा। ये होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, तभी इसको चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चाहे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बोल दो, इंपॉर्टेंस बोल दो, या पर्पस क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का। फर्स्ट पॉइंट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का सारा काम, कंपनी का क्या काम है, उस काम को किस तरह से करेगी, कैपिटल कितनी होगी, कंपनी की कैसे अरेंज करेगी होगी, सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिसाइड होता है, सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का नेम डॉक्यूमेंट, मतलब जो उसका बेस होता है वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल और बेसिक डॉक्यूमेंट। उसमें सब कुछ लिखा होता है, जो कंपनी की नींव रखी जाती है उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रखी जाती है कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कौन कर रहा है, ये सारा कुछ कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिसाइडेड होता है। सेकेंड इज द अल्टरेबल डॉक्यूमेंट। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट जो है अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, इसमें चेंजेस नहीं की जा सकते। अगर हम फुली अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट कहते हैं तो हम बात करते हैं 1890 की। 1890 था, 1890 ईयर तक इंग्लैंड में
1890 ईयर तक इंग्लैंड में कंपनी को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फुली अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट माना गया है। बट उसके बाद कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, मतलब किसी लिमिटेशन कंडीशंस हैं, लिमिटेशन राइट्स होते हैं जिसमें कंपनी अल्टर कर सकती है। वो भी कंपनी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पास करके, और इस चीज़ को डिफाइन करके कि ये जो अल्ट्रेशन है ये कंपनी के फेवर में है और कंपनी से रिलेटेड कोई भी अदर पार्टी है उसको इस अल्ट्रेशन से कोई भी नुकसान नहीं होगा, तभी अल्ट्रेशन किया जा सकता है, नहीं तो अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। मतलब कंपनी का जो ये डॉक्यूमेंट है ये 1890 तक फुली अनअल्टरेबल था, बट अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, लिमिटेड कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जा सकता है। थर्ड इज द डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी ने क्या काम करने हैं, कंपनी की बाउंड्री क्या है। पहले भी बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की बाउंड्री डिसाइड करता है और उस बाउंड्री में रहते हुए ही कंपनी काम कर सकती है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस है, मींस कंपनी के जितने भी कार्य हैं उसको डिफाइन करता है। फोर्थ इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। कंपनी और जो आउटसाइडर्स होते हैं, आउटसाइडर मीन्स डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर, अदर पार्टीज़ या कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, उसका बेस तैयार करता है। मतलब जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है वो दोनों पार्टी को क्लियर होगा, अंडरस्टूड होगा, ये माना जाता है। फिफ्थ इज द मेंशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्लोज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इम्पोर्टेंट क्लोज को मेंशन किया गया है। इसमें 6 क्लोज होते हैं कंपनी के जिनको मेंशन किया गया है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कंटेंट और क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो 6 क्लोज, इंपॉर्टेंट क्लोज जो 6 हैं उनको डिफाइन किया गया है, वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोजेज हैं, वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स हैं। फर्स्ट इज द नेम क्लोज। सबसे पहला क्लोज आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेम क्लोज। नेम क्लोज से रिलेटेड, नेम क्लोज मीन्स कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो नाम होगा उसी नाम को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। इसमें कुछ जरूरी बातें हैं। फर्स्ट इज द मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के अंदर लिखा गया है कि कंपनी कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल होता है। अनडिजायरेबल मीन्स किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए वो नाम, या कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को मतलब डिनाई कर देती है। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज़ को किसी अदर कंपनी के कॉपी किया गया है, या कोई भी ऐसा राजा रानी इस तरह का, किंग क्वीन की तरह कोई वर्ड यूज़ किया गया है, तो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ को अनडिज़ायरेबल मानती है इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिज़ायरेबल देगा वो एक अनलिमिटेड एरिया है, अनलिमिटेड एरिया को इंक्लूड किया गया है। इसमें कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं डिसाइड किया गया कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इसी चीज़ को अनडिज़ायरेबल मान सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अनडिज़ायरेबल है। मोस्टली कोई भी नाम कॉपी नहीं होना चाहिए, या कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड कंपनी के नाम के साथ जो नहीं यूज़ करना चाहिए। सेकेंड इज द इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बल्स एंड नेम एक्ट। एम्बल्स एंड नेम एक्ट 1950 के अंडर कोई भी इसमें क्या था कि कंपनी अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव और नेशनल वर्ड नहीं लगा सकती। कंपनी जो भी इस एक्ट के, वैसे तो जो एम्बल्स एंड नेम एक्ट 50 है 1950 है, इसके अंडर डिसाइड होता है कि कंपनी अपने नाम के साथ क्या क्या वर्ड नहीं लगा सकती। मेनली कोऑपरेटिव और नेशनल वर्ड है जो अपनी कंपनी अपने नाम के साथ नहीं लगा सकती। फर्स्ट है कि कंपनी अपने जो भी नाम रखेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एम्बल्स और नेम एक्ट 1950 के अंडर वो चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज द यूज़ द वर्ड ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड, अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो उसके पीछे लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है, और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है। ये लिमिटेड वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। लिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि कंपनी जो भी काम कर रही है
उसमें जो उसके मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। उसमें ये शो किया जा सकता है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो इसलिए लिमिटेड वर्ड लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। अब लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी तो है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड वर्ड को ड्रॉप करने की परमिशन दे सकती है, लाइसेंस देती है। वो कौन सी सिचुएशन होती है कि जब कोई कंपनी ऐसा कोई काम करती है जिससे रिलेटेड प्रॉफिट वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही लगाती है। मतलब उसमें कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड देना फुली ड्रॉप किया जा सकता है। मतलब डिविडेंड नहीं देना होता कंपनी के शेयर होल्डर को। कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता, बल्कि जो भी कंपनी अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसी में लगा देती है, उसी पर्पज़ के लिए उस प्रॉफिट को यूज़ करती है, ना कि उनको लिमिटेड रहती है। इस सिचुएशन में लाइसेंस वर्ड को ड्रॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस का नाम, ये सारी चीज़ें कंपनी का जो मेन ऑफिस है, कंपनी का हेड ऑफिस होता है, या कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं लिखा होएगा तो उसके बावजूद कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है। कंपनी का जो कोई भी कंपनी के मतलब कोई भी फैक्ट्री है कंपनी की कोई, या फिर कोई भी बिजनेस का कोई भी ऑफिस बना हुआ है, कंपनी का कोई ऑफिस है, या कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, या कंपनी की कॉमन सील है, इस सब में कंपनी का नाम होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड क्लोज है हमारा सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ये वो क्लोज होता है जिसमें कंपनी की सिचुएशन को, कंपनी के कंपनी कहाँ काम कर रही है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें एक आ जाता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब भी हम कंपनी के नाम की, पिछले मैंने तुम्हें बताया अभी लास्ट डिफाइन किया कि प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, की कंपनी के नाम को प्रेजेंट और पब्लिक करना। उसी तरह कंपनी का सिचुएशन कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, कंपनी का नेम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का फ़ोन नंबर, इसके साथ ही कंपनी का फैक्स नंबर। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में इंक्लूड की जाती है। कि कंपनी को कहीं भी कंपनी का ऑफिस खुलता है, फैक्ट्री होती है, या कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें ये 3-4 चीज़ें, कंपनी का नेम हो गया, रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हो गया, और फ़ोन नंबर हो गया, फैक्स नंबर हो गया, वो सारा कुछ उस पर प्रिंट होना चाहिए। अगर हम रजिस्टर्ड ये क्लोज की बात करते हैं, सेकंड क्लोज की, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में होगा, जिस एरिया में होगा, वही कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। नेक्स्ट इज द थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज मेन क्लोज होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि कंपनी इसमें ये चीज़ डिफाइन होती है कि कंपनी काम क्या करेगी। अगर कंपनी को आप पैसे दे रहे हो, कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी में पैसे लगा रहे हो, कंपनी के साथ डील कर रहे हो, कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डिबेंचर हो, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। तो वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में डिफाइन होता है। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है वो बहुत मेन होता है। इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं ऑब्जेक्ट क्लोज में। एक होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट, कि कंपनी का जो काम है वो किस पर्पज़ को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड इज द हेल्पफुल इन अचीव द कंपनी द ऑब्जेक्ट। अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, या सब जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, वो कौन से हैं, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में आ जाएंगे। 2 चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्ट क्लोज में, कंपनी का ऑब्जेक्ट, और कंपनी के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अदर जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी आ जाती है ऑब्जेक्ट क्लोज में। बट ऑब्जेक्ट क्लोज में ये चीज़ डिफाइन होती है कि ऑब्जेक्ट क्लोज कैसा नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए, उसको कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लोज में, वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, इलीगल।
इलीगल कोई भी काम नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाएगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रूल रेगुलेशन हमारी सोसाइटी के बने हुए हैं, अब उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए कंपनी का काम। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या डिसाइड होता है, कंपनी काम क्या करेगी, कंपनी का काम डिसाइड होता है, तो वो काम इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज में ये डिसाइड होता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। कंपनी की लाइबिलिटी क्लोज में कंपनी की लाइबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। लाइबिलिटी मीन्स कंपनी कितनी चीज कहाँ तक के लिए लाइबल है। अगर कंपनी के साथ मीन्स कंपनी के साथ कोई डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर क्लोज कर रही हैं, कोई क्रेडिटर क्लोज कर रहा है, तो उसमें ये डिसाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए उनको कि कंपनी का लाइबिलिटी क्लोज क्या कहता है। लिमिटेड बाय शेयर है और लिमिटेड बाय गारंटी है। कन्वर्जन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू अनलिमिटेड, वैसे तो लिमिटेड लाइबिलिटी और को अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्लोज कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट फिर भी ये कन्वर्जन तब माना जाएगा अगर कंपनी के मेंबर पब्लिक कंपनी की कंडीशन में मिनिमम मेंबर नंबर होते हैं 7, अगर 7 से कम हो जाते हैं, और प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर है वो है 2, अगर उससे कम मेंबर हो जाते हैं तो कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। सेकेंडली, अगर कंपनी के लाइबिलिटी क्लोज में ये चीज़ लिखी गई है कि एक किसी भी कंडीशन में कंपनी के जो डायरेक्टर के ग्रुप ऑफ डायरेक्टर या एक स्पेसिफिक डायरेक्टर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड किया जा सकता है, या एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर भी कंपनी अपनी डायरेक्टर की लाइबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड कर सकती है। मतलब लाइबिलिटी क्लोज में कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसको डिसाइड किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है कि लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। बट अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं, कन्वर्जन 3 सिचुएशन में होता है। अगर कंपनी के मेंबर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो कम हो जाते हैं, तो जो बचे हुए मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, या कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकती है, या कंपनी अपने आर्टिकल में ये चीज़ डिफाइन करके की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड किया जा सकता है। फिफ्थ इज द कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में कंपनी की कैपिटल को डिफाइन किया जाता है कि कंपनी की कैपिटल क्लोज में हम क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले कंपनी की इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, इक्विटी को डिफाइन किया जाता है कि इक्विटी कितनी होएगी और प्रेफरेंस कितनी होएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होएगी। सेकेंडली, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी होएगी, और जो कॉल्स हैं वो कैसे मंगाई जाएगी, मतलब डिवीज़न ऑफ शेयर कैसे किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, अलॉटमेंट कितना होगा, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल कितना ऐसे मंगाया जाएगा, कितना कंपनी के कैपिटल का कितना वो पोर्शन होता है जो हमारा रिजर्व में रखा जाएगा, रिजर्व कैपिटल जो कंपनी के मामलन के टाइम पर ही मंगाई जाती है। सिक्स्थ इज द एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज को सिग्नेचर क्लोज भी कहा जाता है। एसोसिएशन क्लोज को सिग्नेचर क्लोज भी कहते हैं। एसोसिएशन क्लोज में कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं या कंपनी के जो मतलब उसके ऊपर एसोसिएशन क्लोज में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी साइन किए जाते हैं वो सारे एसोसिएशन क्लोज में आते हैं, इसलिए इसको सिग्नेचर क्लोज भी कहा जाता है। वो कंपनी का एक एसोसिएशन होती है जो कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करता है और कंपनी के एस्टेब्लिश करने की इच्छा को जाहिर करते हैं कि हाँ ये कंपनी स्टार्ट होनी चाहिए। ये हो जाते हैं कंपनी के 6 क्लोज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द अल्टरेशन और चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज नहीं हो सकते। 1890 तक इंग्लैंड में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फुली अनअल्टरेबल माना जाता था, मतलब इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। बट अल्टरेबल ओनली इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में लिमिटेशन एरिया में ही किया जा सकता है। फर्स्ट है अल्टरेशन इन नेम क्लोज। अगर हम नेम क्लोज की बात करते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल रेजोल्यूशन और परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज करना है, कंपनी को लगता है कि नहीं इस नाम से कोई अदर कंपनी काम कर रही है, या ये लगता है कि मुझे अपना नाम चेंज करना है
किसी भी तरह से कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कंपनी एक जनरल मीटिंग बुलाती है जिसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है। फिर वो ये सारे पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराए जाते हैं। वैसे अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया है रजिस्ट्रार के एरिया में। अब रजिस्ट्रार से परमिशन ली जाती है और रजिस्ट्रार ही को सारी पेपर सबमिट करवाए जाते हैं और उस नेम को चेंज करने का रीज़न क्या है उसको डिफाइन करना पड़ता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसी के बाद अल्ट्रेशन हो सकता है। सेकेंड इज़ द रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन इन नेम। अगर नाम जब रखा गया था उसमें किसी तरह की गलती हो गई है बाई चांस, ठीक है, गलती मीन्स अगर कोई पहले से कोई कंपनी काम कर रही थी और गलती से ही सेम नाम काम रख लिया गया है तो उस कंडीशन में भी एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड गलती से, मतलब प्राइवेट कंपनी के साथ लिमिटेड वर्ड और पब्लिक कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा गया है तो उसको चेंज करवाना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में वैसे करवाया जा सकता है। सेकेंड इज द अल्ट्रेशन इन सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहती है या कंपनी अपने जो जगह है जहाँ पर कंपनी पहले से कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको एक अलग अलग उसमें चेंज कर सकती है। फर्स्ट इज द शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम सिटी और टाउन। अगर एक ही सिटी में अगर प्लेस चेंज करना है तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसमें चेंजेस नहीं होते, रजिस्टर्ड ऑफिस सेम ही रहता है। अगर एक ही सिटी में चेंजेस कर रहे हो तो इसके लिए एक नॉर्मल सा रिजोल्यूशन, सिंपल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवा दिया जाता है। सेकेंड इज द शिफ्टिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट। अगर एक स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह, एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट करना है तो इसमें कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए रीजनल डायरेक्टर फर्स्ट था ओनली, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सिंपल रेजोल्यूशन पास दिया जाता है, पास करके उसकी एक पेपर दे दिया जाता है। सेकंड है कि अगर एक स्टेट में ही एक टाउन से दूसरे टाउन में चेंजेस करने हैं तो इसमें रीजनल डायरेक्टर को पेपर सबमिट करवाने पड़ते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और फिर वो रीजनल डायरेक्टर परमिशन देता है। उसकी परमिशन के 30 डेज के अंदर ही आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लेम कर सकते हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे पेपर सबमिट करवा के चेंज करा सकते हो। शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना हो, शिफ्ट करना हो तो उसके लिए फर्स्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है, सेकेंड है रीजनल डायरेक्टर से लेनी पड़ती है, थर्ड कंडीशन में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके 30 डेज के अंदर अपने रजिस्टर ऑफिस में परमिशन देनी होती है। अगर नहीं देते हो तो वो सारी 30 डेज के अंदर अगर ये प्रोसीजर नहीं कंप्लीट होता तो जो भी अब तक चेंजेस किए गए थे वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं। थर्ड इज द अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी का ऑब्जेक्टिव, वैसे तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंजेस किया ही नहीं जा सकता, कंपनी चेंज कर ही नहीं सकती ना। कंपनी ने जो अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है, कंपनी ने पैसा ले लिया है, शेयर होल्डर से ले लिया, डिबेंचर होल्डर से ले लिया है, आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो कंपनी अब कैसे अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर सकती है? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। बट कुछ कंडीशंस में इसको एक प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है जिसके बाद चेंजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज द स्पेशल रेजोल्यूशन। एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रेटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारे पेपर दिए जाते हैं और रीज़न बताया जाता है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में क्यों चेंज करना चाहती है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो कंपनी चेंजेस कर रही है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ती है। थर्ड इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन। अब जो अल्ट्रेशन किया है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है विद इन 30 डेज। अगर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है तो जो ये सारा प्रोसीजर किया गया है अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज का वो सारा व्यर्थ माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन द लाइबिलिटी क्लोज। कंपनी के लाइबिलिटी क्लोज में अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। आप कभी भी जो एक बार लाइबिलिटी डिसाइड की गई है उसके बाद उसकी लाइबिलिटी को बढ़ा नहीं सकते हो। बट यहाँ पर भी कहा जाता है कि कंपनी अपने मेंबर्स की लाइबिलिटी को नहीं, बल्कि अगर कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में
अगर कंपनी के, हाँ वैसे अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता लाइबिलिटी क्लोज में, बट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है अगर उसमें डिफाइन किया गया है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हैं उनको कंपनी किसी भी टाइम उनकी लाइबिलिटी को बढ़ा सकती है, या कुछ सिचुएशंस में, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में कंपनी उनकी लाइबिलिटी को बढ़ा सकती है, तो वहाँ पर उनकी लाइबिलिटी क्लोज में अल्ट्रेशन हो सकता है। वैसे कंपनी के लाइबिलिटी क्लोज में अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लोज। कंपनी की कैपिटल में चेंजेस करना। कंपनी के कैपिटल में चेंजेस किया जा सकता है, उस 3 तरह से किया जा सकता है। फर्स्ट है इंक्रीज ऑफ कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल को बढ़ाकर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल को कम करके। थर्ड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करके। रीऑर्गेनाइज करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्ट्रेशन ऑफ फुली पेड अप शेयर इन स्टॉक और अल्ट्रेशन ऑफ स्टॉक इन फुली पेड अप शेयर। रीऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की शेयर कैपिटल को ना तो बढ़ाया जाता है और ना ही कम किया जाता है, बल्कि उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ये हमारे 6 क्लोज का इसमें नहीं है अल्ट्रेशन में, ओनली 5 क्लोज है जिनमें अल्ट्रेशन हो सकता है। तो कंपनी के फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसके बाद कंपनी के 6 क्लोज थे जिसको डिफाइन किया गया। देन जो उसके क्लोज हैं उनमें अल्ट्रेशन का प्रोसीजर देखा गया कि अल्ट्रेशन कैसे किया जाता है और कहाँ तक वैल्यूड होता है, कितना अल्ट्रेशन किया जा सकता है। फुली अल्टरेबल नहीं होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लिमिटेशन, और जो भी कंपनी के ये जैसे अल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी क्लोज है या अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लोज है, ये सारे क्लोज में तभी अल्ट्रेशन किया जाता है जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ डिफाइन होती है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में कंपनी इसमें चेंजेस कर सकती है। ये सारी चीज़ें तभी की जा सकती हैं। आज का लेक्चर, थैंक यू।